आगे की बात में सबसे पहले बात अमेरिका और चीन के बीच तनाव की। जैसे जैसे कोरोना का कहर पूरी दुनिया में दिखता जा रहा है, अमेरिका लगातार बार बार चीन पर सवाल खड़े कर रहा है और अब तनाव पहुंच चुका है एटमी जंग की धमकी तक। दुनिया पर मंडराया महातबाही का खतरा। चीन ने दी सुपर पावर को एटमी हमले की धमकी। बाइडेन की ताजपोशी के बाद पहली बार चीन से मिली खुली चुनौती। एटम बम यानी महातबाही का हथियार, जंग का ऐसा औजार जिसका धमाका सदियों तक नस्लों को झेलना पड़ता है। चीन की तरफ से अमेरिका को परमाणु हमले की खुली धमकी मिली है। ये धमकी दी है चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने। धमकी के इन अल्फाजों का मतलब समझिए। कोरोना वायरस पर अमेरिका की तरफ से जांच के ऐलान के बाद से बीजिंग बुरी तरह बौखलाया और तिलमिलाया है। घातक वायरस के फैलने को लेकर राज खुलने का डर बीजिंग के लाल सुल्तान की पेशानी पर साफ दिखने लगा है। लिहाजा जिनपिंग की प्रोपेगेंडा टीम ने बारूदी जंग और एटमी तबाही का हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका को खुलेआम धमकियां दी जाने लगी हैं। चीन की मीडिया में अमेरिका को मिटा देने का दावा किया जाने लगा है। चीन के इस हंगामे के पीछे बाइडेन का चीन विरोधी रुख बताया जा रहा है। दरअसल बाइडेन को वॉशिंगटन डीसी की गद्दी संभाले अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बाइडेन चीन को लेकर ट्रंप वाला फॉर्मूला ही आगे बढ़ा रहे हैं। लिहाजा चीन टेंशन में है। बाइडेन के चीन विरोध के बीच ट्रंप फिर एक्टिव होते जा रहे हैं। ट्रंप को संजीवनी मिलने लगी है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अब भी चीन कोरोना और चुनाव में हुई अपनी हार को मुद्दा बनाए हुए हैं। उनका ताजा बयान भी सुर्खियों में है। ट्रंप ने एक बार फिर चीन को घेरते हुए कहा, अब कथित दुश्मन समेत सभी ये कह रहे हैं कि चीनी वायरस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप सही थे। ट्रंप कोरोना महामारी की शुरुआत से ही इसे चीनी वायरस बता रहे हैं। बाइडेन की तरफ से वायरस के ओरिजिन की जांच के ऐलान के बाद ट्रंप इसे अपनी जीत बता रहे हैं। चीन को लेकर ट्रंप का विरोध एक बार फिर दिखने लगा है। ट्रंप ने कहा कि चीन को अमेरिका और दुनिया को $10 ट्रिलियन का भुगतान करना होगा। चीन की वजह से दुनिया में हुई मौत और विनाश के लिए इस रकम का भुगतान चीन को करना होगा। साफ है, चीन पर चौतरफा दबाव बढ़ने लगा है। बाइडेन प्रशासन का रुख सख्त बना हुआ है। वहीं बिजनेस बैन से चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। चीन की आवाम का ध्यान इन मुद्दों से हटाने के लिए चीनी मीडिया प्रोपेगेंडा पर उतर आया है और एटमी जंग की धमकियां दी जाने लगी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात पंजाब के सियासी घमासान की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस पे जो घमासान मचा हुआ है, उसमें आज कांग्रेस की कमेटी के सामने पेशी हुई पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की, और दावा यह किया जा रहा है कि कमेटी ने इस पूरे मामले में जो सुझाव हैं उसको सुनने के बाद एक बीच का रास्ता निकाल लिया है। क्या पंजाब कांग्रेस में सुलह का फॉर्मूला तैयार हो गया है? क्या कैप्टन के विरोधियों की शिकायतें दूर हो जाएंगी? पिछले कुछ दिनों से दिल्ली दरबार में पंजाब में आंतरिक कलह को सुलझाने की कोशिश हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू और बागी विधायकों के बाद पेशी की बारी सीएम अमरिंदर सिंह की थी। कलह को दूर करने के मकसद से गठित समिति के सामने ये मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कैप्टन सबूत के तौर पर काफी दस्तावेज लेकर आए थे कि किस तरह उन्होंने विधायकों समेत दूसरे नेताओं के काम करवाए। बैठक के बाद अमरिंदर ने ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। मैंने सिर्फ इतना कहना कि हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं and I don't propose to share it with you। अमरिंदर सिंह ने सिर्फ चुनाव की तैयारियों की बात की, लेकिन सूत्रों से खबर है कि बैठक में सुलह का फॉर्मूला तैयार हो गया है, जिसके मुताबिक पंजाब में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस के मतभेदों पर आला कमान की पैनी नजर है। राहुल गांधी ने भी कमेटी के सदस्यों से बात की थी। टीम न्यूज़ नेशन। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान की खबरें सामने आ रही हैं विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, खासकर मुकुल रॉय को लेकर।
तस्वीरें सिर्फ 48 घंटे पुरानी हैं, जब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के अपोलो अस्पताल पहुंचकर मुकुल राय की पत्नी से मुलाकात की थी। मुकुल राय की पत्नी यहां कोरोना संक्रमण का इलाज करा रही हैं। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने मुकुल राय को फोन कर उनकी पत्नी का हाल जाना। लेकिन पीएम के इस फोन कॉल के बाद बंगाल की सियासत में हंगामा मच गया है। बड़े पैमाने पर टीएमसी से बीजेपी में गए नेताओं और विधायकों की वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। मुकुल राय हो, सरला मुर्मू, सोनाली गुहा या दीपेंदु विश्वास, इन सभी ने बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन अब इनकी घर वापसी के दावे किए जा रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ते पे आने के बाद कई सारे तृणमूल के नेता जो बीजेपी में चले गए थे, वो दोबारा तृणमूल कांग्रेस में कूच करने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। चर्चित नामों में से पूर्व विधायक दीपेंदु विश्वास और सोनाली गुहा का भी नाम सामने आ रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव में दीदी के हैट्रिक जीत के बाद बीजेपी में गए कई टीएमसी नेता घर वापसी को बेकरार हैं। इनमें कईयों ने खुला पत्र लिखकर ममता बनर्जी से घर वापसी की फरियाद की है, तो कईयों ने सार्वजनिक रूप से इसका संकेत दिया है। टीएमसी सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के 33 विधायक दोबारा टीएमसी में आना चाह रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय के टीएमसी में वापसी की चर्चा जोरों पर है। हालांकि बंगाल बीजेपी के नेता इसे पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। इस हंगामे के बीच सवाल ये है कि क्या ममता दीदी इन बागी नेताओं को माफ करेंगी? बड़ा सवाल ये है कि क्या तृणमूल कांग्रेस उन्हें अपने पार्टी में दोबारा शामिल करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर, ममता बनर्जी पार्टी सुप्रीमो ही आखिरी फैसला लेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन, कोलकाता। बंगाल में जारी सियासी हिंसा को लेकर लगातार आवाजें भी उठ रही हैं। अब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बुद्धिजीवियों ने इसके खिलाफ बाकायदा मुहिम छेड़ी है, राष्ट्रपति को खत लिखा है। चुनाव से पहले हिंसा, चुनाव नतीजों के बाद भी हमला और मौत। बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है वो बेहद खौफनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हिंसा के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 114 प्रोफेसर्स ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है, 2 मई को विधानसभा परिणाम आने के बाद बंगाल में हुई हिंसा में 11,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। 1600 से भी अधिक हमलों में 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें अधिकांश अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग हैं। 5,000 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं। 26 लोगों की हत्या की गई है। 2,000 से ज्यादा लोगों ने असम, झारखंड और उड़ीसा में शरण ली है। आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार किया। SC/ST वर्ग को सुरक्षा देने के लिए अब राष्ट्रपति से अपील की गई है। टीम न्यूज नेशन। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम आम आदमी के आंसू निकाल रहे हैं। लोग महंगाई की मार से परेशान हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 1 महीने में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 17 बार इजाफा किया है। 2 दिन की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार हो चुके हैं। ये तो आम आदमी पे जबरदस्ती बोझ डालना हुआ। गरीब आदमी है, वो मरते जा रहा है, मतलब समझ लो। महीने का बजट बिगड़ जा रहा है इससे। तो कंपनी वाले दे के राजी नहीं है पेट्रोल का पैसा बिल्कुल भी। हमें ये लगा लो अपनी जेब से देना पड़ रहा है। महामारी के बीच कमर तोड़ महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से भैया बहुत परेशानी है। पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा, मतलब महंगा हर चीज हो गया। इस पे गवर्नमेंट को अवश्य कुछ करना चाहिए। 2 दिन बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 के पार। एक तरफ कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई सुरसा की तरह मुंह फैला रही है। 2 दिन की राहत के बाद पेट्रोल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। यानी पेट्रोल डीजल के लिए अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। पेट्रोल की कीमतों में 27 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, तो डीजल के लिए भी 28 पैसे प्रति लीटर ज्यादा चुकाना पड़ेगा। बढ़ती कीमतों से लोग बेहाल नजर आए। पॉकेट हम लोग का उतना अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी है भराना, बिना इसके काम नहीं होता हम लोग। क्या कहेंगे, अब इसी में गुजारा करना है। एक तो कोरोना का मार है, उसके बाद से ये भी बढ़ रहा है।
तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, तो डीजल के दाम 85 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं, तो डीजल 92 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 94 रुपए 76 पैसे चुकाने होंगे, तो 1 लीटर डीजल के लिए 88 रुपए 51 पैसे देने होंगे। वहीं चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 23 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 38 पैसे। आम आदमी जो है सो खाना पीना का ही जुगाड़ नहीं लगा पा रहे हैं। उस हिसाब से वो अगर पेट्रोल का कीमत, डीजल का कीमत अगर बढ़ते चला जाएगा, कहाँ से वो अफोर्ड करेंगे, कहाँ से वो बियर करेंगे। हैरानी की बात यह है कि पेट्रोल के दामों में इजाफा तब किया गया जब कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं। बीते 1 महीने से कम समय में पेट्रोल डीजल के दाम 17 बार बढ़े हैं। इस दौरान पेट्रोल के दाम में 4 रुपए 90 पैसे और डीजल के दाम में 4 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। सिर्फ मई के महीने में पेट्रोल डीजल के दाम में 1-2 बार नहीं बल्कि 16 बार इजाफा हुआ, जबकि मई में कच्चे तेल के औसत दाम अप्रैल की तुलना में 20 रुपए घटे। अप्रैल में क्रूड ऑयल की कीमत 4,718 रुपए 64 पैसे प्रति बैरल थी। मई में क्रूड ऑयल की कीमत घटकर 4,699 रुपए 33 पैसे प्रति बैरल पर आ गई है। कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए। तेल कंपनियों ने 4 मई से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी शुरू की थी, जो अभी तक जारी है। 2 दिनों की रोक के बाद अब फिर डीजल और पेट्रोल के दाम तेल कंपनियों ने पूरे देश में बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में 27 और 28 पैसे की वृद्धि हुई है। यह हालत तब है जब मई के महीने में 4 रुपये 16 पैसे से ज़्यादा डीजल और 4 रुपये 40 पैसे से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत 17 बार धीरे धीरे बढ़ाई गई और अब जून के महीने में भी 4 दिन के अंदर 2 बार वृद्धि हो चुकी है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और दूसरी चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम करीब 3 गुना ज्यादा हो जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो दरअसल में तेल का पूरा गुणा भाग क्या है, क्या कुछ गणित है जो समझना आपको बेहद जरूरी है, ये हम आपको बताते हैं। जरा आंकड़ों के जरिए देखिए किस तरीके से पूरी दुनिया में जो तेल के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये आप जान लीजिए, और क्या उसी के अनुपात में हमारे यहां पर हो रहा है, ये हम आपको खेल जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीनों के आंकड़े आपके सामने, और आप देख सकते हैं किस तरीके से इजाफा या किस तरीके से कटौती यहां पर हुई है। मई जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर 1 महीने में 17 बार इजाफा किया गया है तेल के दामों में, लगभग 30 दिन के अंदर वहां पर 16 बार इजाफा हो चुका है। तब जबकि इजाफा नहीं बल्कि यहां पर बढ़ोतरी की जगह जो कच्चे तेल के दाम हैं उसमें कमी देखी जा रही थी। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका असर क्या है? यह तो इंटरनेशनल तस्वीर है, लेकिन राज्यों के स्तर पर कैसे आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है? देश की राजधानी दिल्ली का उदाहरण देते हैं। यहां पर जो पेट्रोल का बेस प्राइस है वो 35 रुपए 63 पैसे है, और इसके बाद जो टैक्सेस की कहानी है वो शुरू होती है, जिसमें माल भाड़ा, एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन जुड़ता है, वेट जुड़ता है, यानी राज्य और केंद्र दोनों का टैक्स जुड़ता है, और 35 रुपए 63 पैसे वाला जो पेट्रोल है या वो पहुंच जाता है 94 रुपए 76 पैसे, यानी 35 रुपए से 94 रुपए आपको देने पड़ते हैं। ये 3 जून के आंकड़े हैं, और इसके पीछे लगभग 60 रुपए के आसपास टैक्स है। 35 रुपए के प्रोडक्ट पर 94 रुपए अगर आप दे रहे हैं तो इसके पीछे 60 रुपए आप टैक्स के तौर पर दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ करना जरूरी है राज्यों के स्तर पर, तेल कंपनियों के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर, जो शायद अभी नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं जरा राज्यों की परफॉर्मेंस की। नीति आयोग ने सतत विकास पर अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है। 2020-21 की इस रिपोर्ट में विकास के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है और कौन सा राज्य पीछे है, यह आप देख लीजिए। टॉप के 3 राज्य इस देश के केरल, हरियाणा और तमिलनाडु सतत विकास के मोर्चे पर। विकास में पिछड़े हुए राज्य कौन से हैं? बिहार, झारखंड और असम। नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका है, झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा झटका है, और असम की सरकार के लिए भी, क्योंकि इन तीनों राज्यों की तरफ से भी लगातार यह दावा किया जाता है कि विकास हो रहा है, स्थितियां बदली जा रही हैं। लेकिन क्या वाकई बिहार में सुशासन की तस्वीर यहां इस रैंकिंग में नजर आ रही है? इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार को देना होगा। 5G पर जूही चावला की अर्जी खारिज की है दिल्ली हाई कोर्ट ने। आपको बता दें कि कोर्ट के मुताबिक 5G के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें तकनीकी खामियां हैं। हालांकि
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि ये पब्लिसिटी पाने के लिए की गई कोशिश है। शायद यही वजह है कि अपीलकर्ताओं पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत में अपील करने से पहले सरकार को जूही चावला लिख सकती थी, ये नसीहत भी दी है। इसके अलावा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बाधा पहुंचाने वाले पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिल्ली पुलिस को दिया है। दरअसल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनवाई के दौरान गाना बजने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में विकास का पहिया थमा नहीं है। यहां सैकड़ों मजदूर 2 शिफ्ट में दिन रात काम में जुटे हुए हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इसी साल पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम पूरा करने का टारगेट है। काशी नगरी का नया स्वरूप अब धीरे धीरे आकार ले रहा है। कोरोना संक्रमण काल के बाद अब बाबा भोले के भक्त वाराणसी जाएंगे तो उन्हें काशी नगरी कैसी दिखेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संक्रमण काल की दूसरी लहर के दौरान भी विकास कार्य वाराणसी में होते रहे। हालांकि रफ्तार कुछ धीमी जरूर रही, पर विकास कार्यों में रुकावट नहीं आई और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में चौथे नंबर वाराणसी को मिला है जहां पर विकास कार्य तेज़ी से हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय भी विकास कार्य किस तरीके से किए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम की बात की जाए तो काशी विश्वनाथ धाम को अगस्त तक पूरा होना था, 2021 अगस्त तक, पर चूँकि कोरोना संक्रमण काल के दौरान तेज़ी से काम नहीं हो पाया, इसीलिए 15 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है। वहीं ये दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो भी लगातार चल रहे हैं। जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो वाराणसी में गलियों में छोटी छोटी दुकान हैं और काफ़ी परेशानी होती है वहाँ तक लोगों को पहुँचने के लिए। यहाँ पर बेनियाबाग में एक बड़ा वेडिंग जोन बन रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, पार्किंग जोन का निर्माण किया जा रहा है, तो वो भी तेज़ी से काम चल रहा है। और ये सारे काम वाराणसी में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनमें से लगभग 90% से भी ज़्यादा विकास कार्य इसी साल पूर्ण होने हैं। और इसीलिए कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी कोरोना गाइडलाइन को मानते हुए यहाँ पर विकास कार्य जारी रहे और इसी का नतीजा है कि वाराणसी में विकास कार्य तेज़ी से पूरे हो रहे हैं। और माना जा रहा है कि 2021 ये वो साल है जब अंतिम में आते आते वाराणसी में लगभग सारे विकास कार्य पूर्ण हो जाएंगे और जनता को सौंप दिए जाएंगे। यानी कि सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश सरकार जरूर करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। दिल्ली एनसीआर में आज शाम मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। नोएडा में भी तेज बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं जहां पर गर्मी से राहत मिली है। जून में बारिश नजर आई आज दिल्ली एनसीआर में। तेज हवा और उसके बाद जबरदस्त बारिश। तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की हैं, आप देख सकते हैं। आपसे कुछ देर पहले तक इसी तरीके से झमाझम बारिश होती रही। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाके ऐसे भी रहे जहां पर तेज आंधी भी देखने को मिली। मौसम इसी के साथ अचानक से बदल चुका है। ये जून महीना है जहां दिल्ली में बारिश हो रही है। तो एक तरफ केरल में मानसून ने दस्तक दी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिली।